was 66. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर से करते हैं। अनलॉक 2 की घोषणा हो चुकी है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है। अगले एक सप्ताह तक अर्थात दिनांक 16/6/21 से 22/6/21 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए अब सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे अपराह्न तक, दुकानें और प्रतिष्ठान 6 बजे अपराह्न तक खुली रहेंगी। रात्रि कर्फ्यू संध्या यानी कि शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो हर तरह से यहां पर अनलॉक 2 में छूट देने की कोशिश की गई है और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है, यानी कि जिस तरीके से इसमें छूट दी गई है, ये माना जाए कि अब धीरे धीरे ये जो छूट है वो बढ़ती जाएगी। हालांकि अनलॉक 1 की अपेक्षा 2 में बहुत हल्की छूट दी गई है। और आज भी जो नीतीश कुमार ने जो भी ट्वीट किया है उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक मतलब 22 जून तक जो प्रतिबंध है उसमें थोड़ी ढील दी जाएगी। अब जो सरकारी कार्यालय हैं वो शाम 5 बजे तक खुलेंगे और जो दुकानें और प्रतिष्ठान जो भी हैं निजी, वो शाम के 6 बजे तक खुले रहेंगे। और जो रात्रि कर्फ्यू है वो 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। तो सरकार ने अपने नियमों में थोड़ी फेरबदल जरूर की है और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ी छूट सरकार ने दी है इस पूरे अनलॉक 2 में। कहा जा सकता है कि पहले सरकार ने लॉकडाउन समाप्त किया, उसके बाद अब सरकार ने लॉकडाउन के बाद थोड़ी छूट लोगों को दी है। पहले जो कार्यालय थे वो शाम के 4 बजे बंद होने का सरकार ने निर्णय लिया था, अब वो शाम के 5 बजे बंद होंगे। दुकानों को भी शाम 6 बजे तक खुले रहने का सरकार ने आदेश दिया है। मतलब साफ है कि अब सरकार ने जो कोरोना संक्रमण दर में जो कमी आई है उस कमी को देखते हुए निर्णय लिया है। इस बीच एक चीज हम जानना चाहेंगे और ये जानना जरूरी भी है। पहले ये था कि करीब 50% एम्प्लॉयज जो होंगे वो दफ्तरों में जा सकेंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। क्या इसमें भी कोई छूट दी गई है या अभी वो जो एम्प्लॉयज की सीमा है उसको बरकरार रखा गया है? साथ ही क्या डीएम के हाथ में अब भी होगा कि दुकानें अल्टरनेट खुलेंगी या सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का निर्देश दे दिया गया है, छूट दे दी गई है? देखिए, अभी थोड़ी ही देर में नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा। उस नोटिफिकेशन में सारी जानकारियां होंगी, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले जिस तरीके से 50% लोगों के साथ सरकारी कार्यालय या निजी कार्यालय खोलने के आदेश थे, वही आदेश कायम रहेंगे और साथ ही साथ जो दुकानें खुलेंगी वो भी अल्टरनेट डे होगा। लेकिन ये सारी जानकारी गृह विभाग के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब इसकी जानकारी दी जाएगी और थोड़ी देर में नोटिफिकेशन भी जारी सरकार के द्वारा की जा रही है। जी शैलेंद्र, आपसे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दौरे पर निकले थे, पटना की सड़कों पर वो निकले हुए थे। उन्होंने हालात का जायजा लिया था। हालांकि कई जगह कुछ भीड़ थी और लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए अपील भी की थी। लेकिन क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है उससे संतुष्ट हैं कि हां, धीरे धीरे कोरोना पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संक्रमण दर में कमी आ रही है उससे संतुष्ट जरूर है सरकार और आम लोग भी संतुष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जब लॉकडाउन खत्म किया गया बिहार से, दुकानें खोली गई, जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ थी, ये कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते नजर आई। और खासतौर पर नीतीश कुमार ने भी जब दौरा किया था तो इन चीजों को उन्होंने देखा था और उसी को देखते हुए इन्होंने आज भी जो फैसला लिया है उसी के अनुसार फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जब सरकार के द्वारा ढील दी जाती है तो लोग भी सचेत कम हो जाते हैं और जो जरूरी गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। आप बाजारों की स्थिति देख लीजिए, अभी किस तरीके से वहां भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है, लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, दुकानों में खरीदारी कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार ने छूट तो जरूर दी है, फिर आज से एक बार नीतीश कुमार ने थोड़ी छूट जरूर बढ़ाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएं कि संक्रमण
किस तरीके से बढ़ रहा है लगातार, और यदि हमें उसे रोकना है तो इसकी पहल हमें ही करनी होगी। और अब आज जो सरकार ने छूट दी है, उस छूट का भी लोगों को लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को इसके लिए सचेत होना होगा और तभी संक्रमण से लड़ाई लड़ी जा सकती है। बिल्कुल शैलेंद्र, लोगों को यह समझना होगा कि सरकार आपको धीरे धीरे छूट दे रही है और छूट आपकी सुविधाओं को देखते हुए दे रही है। सरकार यह सोच रही है कि जिन लोगों को नुकसान होता है वो नुकसान ना हो, दुकानें खुलें और रोजमर्रा की चीजें उनको मिले, दुकानदारों को आमदनी हो, तमाम चीजें सरकार सोच रही है। लेकिन लोगों को भी यह सोचना होगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे तो कोरोना पर जरूर लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन इस बीच एक बात और जानना जरूरी है, अभी अगर जानकारी हो आपके पास तो बताएं कि क्या जो कई ऐसी चीजें थी, खासकर हम बात करें शैक्षिक संस्थानों की, खासकर बात करें मॉल्स की या फिर जिम की, स्विमिंग पूल्स की, ये जो तमाम चीजें हैं उन पर अभी भी रोक रहेगी या उन पर भी कुछ ढील दी जा सकती है? देखिए, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन पर अभी भी उनके खुलने पर रोक है, और खासतौर पर जहां तक जिम की बात हो, स्विमिंग पूल की बात हो और बड़े बड़े जो मॉल है उनकी बात हो, तो वो अभी भी बंद सरकार रखने के विचार में है। और खासतौर पर जो जानकारी अभी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार ये सभी अभी बंद रहेंगे। जहां तक स्कूलों की बात है तो कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने यह जरूर कहा था कि यदि परिस्थितियां ठीक रही तो जुलाई महीने से स्कूल क्रमवार खोले जा सकते हैं, मतलब +2 के लिए कुछ क्लासें खोली जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए अभी तक सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं किया है। लेकिन फिलहाल अभी ये मान के चलना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है, स्कूल, कॉलेज, तमाम तरीके के शिक्षण संस्थान, जिम, स्विमिंग पूल, ये सारे चीज अभी बंद रहेंगे। जी चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी है और ट्वीट करके जानकारी दी है कि अनलॉक 2 में क्या कुछ आपको ढील दी जाएगी। आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह यानी कि 16 जून 2021 से 22 जून 2021 तक प्रतिबंधों में ढील दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक खुले रहेंगे। दुकानें और जो तमाम प्रतिष्ठान हैं वो शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से यानी कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। बारिश के साथ बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा। बिहार में उफान पर कई नदियां। लोगों को डरा रही है कोसी और बागमती। बारिश से बढ़ा गंडक का जलस्तर। बाढ़ की आशंका से लोगों में दहशत। चलिए अब बात करते हैं बारिश से और उसके हुई तबाही से। आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहली बारिश ने हमारी तमाम तैयारियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कैसे ये भारी बारिश हमारे ऊपर और भी ज्यादा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर नरकटियागंज के गौनाहा प्रखंड की है, जहां कटहा नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ पानी की तेज धार में बह गया है। और दूसरी तस्वीर नवादा की है, जहां धनारजय नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ टूट गया है। तीसरी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर बेतिया की है, जहां देखिए गौनाहा प्रखंड के शेरपुर गांव में गांगुली नदी की तेज धार में एसएसबी के जवान जो हैं वो फंसे नजर आ रहे हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। ट्रैक्टर के जरिए इनका रेस्क्यू किया गया है। तो आप इसी से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बारिश ने पूरे बिहार में और कुछ खासकर कुछ जिलों में कितना ज्यादा तबाही मचाया है। तो पहली बारिश के बाद से ही जो तमाम तैयारियां थी उन सब पर पानी फिर चुका है। यानी कि तैयारियां जो थी, जिसके दावे किए जा रहे थे, वो दावे अब डूब चुके हैं। बात हम बेतिया की कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बेतिया की दिखाएंगे, जहां पर पहली बारिश के बाद से जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो शहर की हैं, यानी कि जो बेतिया
जिला मुख्यालय है, वहां पर किस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है, किस तरह से पानी जमा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये मानसून की पहली बारिश है। हालात ये हैं कि बेतिया नगर निगम क्षेत्र के पश्चिमी करगैया में सड़क पर नाव चल रही है, तो शहर के कमलनाथ नगर में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। शहर के 3 चौक हैं जो मुख्य चौक कहे जाते हैं, लालटेन चौक, लाल बाजार, सुआ बाबू चौक, द्वार देवी चौक, मीना बाजार। ये पूरा का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। यहाँ जल जमाव हो चुका है, जलमग्न हो चुका है पूरा इलाका। और ये मानसून की पहली बारिश के बाद की तस्वीरें हैं, यानी कि जो नगर निगम दावा कर रहा था उसकी पोल खुल चुके हैं, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से पूरा शहर एक तरह से झील में तब्दील हो चुका है। और आपको बता दें, पावर हाउस चौक के पास गुलाब बाग मोहल्ले में भी पानी लोगों के घरों के अंदर घुसा हुआ है, जिससे लोग काफी परेशान हो गए हैं और लोग बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बारिश रुक नहीं रही और लगातार बारिश हो रही है, जिससे यह समस्या और बढ़ती जा रही है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही नहीं, जिला मुख्यालय पर सड़कों पर नाव तो चल ही रही है, वहां के अस्पतालों में भी पानी घुस गया है। पानी घुसने की वजह से मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वहां पर मौजूद डॉक्टर भी सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल जीएमसीएच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, हर तरफ पानी ही पानी है। जीएमसीएच के ग्राउंड फ्लोर पर बारिश का पानी घुसा है। चिकित्सक कक्ष से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक में पानी फैला हुआ है। तो मानसून की पहली बारिश के बाद व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है। दावे जो हैं वो बारिश के पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं वो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि अभी यह हाल है तो आगे क्या हाल होगा, और यह बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। पानी का जो जल जमाव है वो सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि इसका असर नदियों में भी दिख रहा है। तटबंध जो है वो टूटने लगे हैं। आपको बता दें कि बेतिया के नरकटियागंज में लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गौनाहा प्रखंड क्षेत्र की कई पंचायतों में पहाड़ी नदियां कोहराम मचा रही हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण गौनाहा प्रखंड के मरजदी में कटहा नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ बह गया पानी में, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं गांव के लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। गौनाहा प्रखंड क्षेत्र में जितनी भी पहाड़ी नदियां हैं सभी उफान पर हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी मरजदी गांव में बना अप्रोच पथ पुल ध्वस्त हो गया था, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। और न्यूज 18 की खबर पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर इस अप्रोच पथ पुल को बनवाया था, जो मानसून की पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गया। कमोबेश ऐसे ही हालात प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ बेतिया ही नहीं बल्कि नवादा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। यहां भी पहली बारिश के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहां पर धनार्जे नदी पर बना पुल का अप्रोच पथ जो है पानी में बह गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखें किस तरीके से यहां पर लोग कड़ी मशक्कत के साथ और अपने जान को जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। नदी के अप्रोच पथ के पानी में बह जाने से सिराजनगर, नरहट, बभनौर में के कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। यहाँ पिछले साल भी पानी में अप्रोच पथ बह गया था और इस बार भी कुछ वैसी ही तस्वीर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो पहले से तैयारियों का दावा किया जाता है वो पहली बारिश ने ही उस दावों की पोल खोल दी है। और बेतिया में पहाड़ी नदियां किस तरह से अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, इसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और तस्वीर यह है कि एसएसबी के जवानों की गाड़ी नदी को पार करते वक्त फंस गई और यहां पर पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ये जवानों की गाड़ी फंस गई, जिसके बाद मदद के लिए यहां ग्रामीण पहुंचे।
आपको बता दें कि सिरसिया एसएसबी कैंप के जवान जा रहे थे और उसी दौरान उनकी गाड़ी गांगुली नदी में फंस गई। मामला गौनाहा प्रखंड की मटियरिया पंचायत के शेरपुर गांव का है, जहां गांगुली नदी में फंसे एसएसबी के जवानों का रेस्क्यू किया गया। गांव के लोगों ने मिलकर रेस्क्यू किया। जवान नदी की तेज धार में फंस गए थे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से एसएसबी के जवानों और उनकी गाड़ियों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। बताया यह जा रहा है कि मानसून की शुरुआत में ही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से यहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और नदियों की धारा तेज हो गई है। और इसी बीच बेतिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पर चंद्रवत नदी में एक बच्ची डूब गई है और ये बड़ी खबर आपको हम बेतिया से बता रहे हैं। और यहां पर चंद्रवत नदी के अंदर बच्ची जो है वो डूब गई है। बताया जा रहा है खेलकर बच्ची लौट रही थी, तभी पैर फिसलने के बाद नदी में डूब गई। ये बड़ी खबर बेतिया से करगहिया शांति माई स्थान की घटना बताई जा रही है। लपटही गांव की रहने वाली बच्ची बताई जा रही है और फिलहाल स्थानीय लोग बच्ची की तलाश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वही नदी है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पैर फिसलने के वजह से बच्ची जो है इस नदी में डूब गई। हालांकि जो ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, बच्ची को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अब बात सिवान की करते हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन में ही रात जैसा नजारा रहता है, रात जैसी तस्वीर सामने आती है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से जनजीवन पर काफी असर पड़ रहा है। और पूर्णिया में भी बारिश से काफी ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। यहाँ पर भी हर बार जैसी स्थिति होती है, पहले से भी लोग ऐसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे में आपदा विभाग की तरफ से इस बार एक अच्छी पहल की जा रही है। यहाँ के युवाओं को मॉक ड्रिल के जरिए ये सिखाया जा रहा है कि अगर कोई बाढ़ में या पानी में बह जाए तो उसे आप कैसे बचा सकते हैं। अगर किसी को सांप ने काट लिया तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं। इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि अगर नदी में डूबते हुए किसी को आप देखते हैं तो आप उसको डूबने से कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा बाढ़ और कटाव से निपटने की भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। वहीं प्रशिक्षण ले रहे युवा इससे काफी ज्यादा खुश हैं। उन लोगों का कहना है कि प्रशिक्षण लेकर वो समाज के लोगों की मदद करेंगे। हर वर्ष पूर्णिया जिला में संभावित बाढ़ को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम द्वारा मॉक ड्रिल किया जाता है। यह मॉक ड्रिल समुदाय को जागृत करने के लिए होता है कि बाढ़ के समय में आप अपना बचाव कैसे करेंगे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के माध्यम से, घरेलू चीज़ों के माध्यम से कैसे अपनी जान बचाई जा सकती है, इसका इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। हम लोग लगभग 25 से 30 आपदा वॉलंटियर इस मॉक ड्रिल पर शामिल हुए और सब लोगों को हमारे सर पांडे सर ने हम लोगों को ट्रेंड किया और हम लोगों को बताया कि कैसे हम लोग समुदाय में जाकर। और चलिए अब हम आपको एक अजीबोगरीब तस्वीर दिखाते हैं। और यह तस्वीर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मछली पालन हो रहा है। लेकिन आप खुश मत होइए, क्योंकि ये तस्वीरें बदहाली की तस्वीरें हैं। दरअसल ये तस्वीर मुजफ्फरपुर जंक्शन की है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मछलियां तैर रही हैं। यकीन नहीं है तो रेलवे ट्रैक पर तैरती इन मछलियों को आप देखकर समझ सकते हैं। दरअसल ये रेलवे की लापरवाही की तस्वीर है। रेलवे ट्रैक पर पिछले कई महीने से पानी लग गया है और जब जब बारिश होती है तो पानी का स्टॉक और बढ़ जाता है, पानी का लेवल बढ़ जाता है। यहां से पानी को निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है और अब मछलियों ने ट्रैक को ही अपना तालाब बना लिया है। तालाब वाले ट्रैक का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता सुधीर कुमार ने।
इस वक्त हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर और ये हमारे नीचे ये पटरी है, ये रेलवे का ट्रैक है। और आप देखिए कि ये पानी लगभग 200 मीटर में ये पानी लगा हुआ है, ये जल जमाव है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि यह 6 महीने से जल जमाव है। ये बहुत दिन से पानी है हमारे। जब एक बार बारिश हो गया तो जमले रहता है लगातार। मछली है, मछली दुनिया भर के है। धूप होगा तो पूरा मछली दिखाई देता। अब तो कुछ कमा है धूप होने पर, तो पूरा है। हम लोग को पानी भरने में इतना दिक्कत होता है जिसका सीमा नहीं। वहाँ गाड़ी में पानी लगाने, वहाँ से जोड़ के तब इसमें लाते हैं। अधिकारी को कहने पर कोई सुनता नहीं है। तुमको पानी काम करना है कि जैसे भी भरो, गिरो मरो, तुम समझो, लेकिन पानी भरना है, क्या करें। तो ये वशिष्ठ राय जी हैं, ये रेल के कर्मी हैं, काम करते हैं, गाड़ियों में पानी भरते हैं। और इसी ट्रैक को पार करके उस पार जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन से इनको गाड़ी की टंकियों को कनेक्ट करना पड़ता है और उससे परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार जल जमाव से ये जो रेल की पटरी है, चूँकि आयरन का बना हुआ है, तो जाहिर है इसमें जब रस्टिंग हुई तो कोरोजन भी होगा और ये खतरनाक है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और अगली खबर बेगूसराय से है, जहां बीती देर रात अपराधियों ने ठेकेदार को गोलियों से भून दिया है। जहां बताया जा रहा है कि नीरज कुमार काली चौक स्थान पर थे, जहां पर बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और सीधे सीधे उन्हें निशाना बनाते हुए कई सारी गोलियां दाग दी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि नीरज कुमार बदमाशों के गलत कामों का विरोध करते थे, इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना रात के 8 बजे जब खाना पीना खा के भैया जब बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम काली मंदिर के पास दर्जन भर हथियार लैस अपराधी पर गोलीबारी कर दी। इससे बुरी तरह से जख्मी हो गए और ये घायल हो गए। तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात अगर हम बांका ब्लास्ट की करें, या हाजीपुर में लूटपाट की करें, या पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में जिस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ उस घटना की बात करें, ये तमाम घटनाओं को देखें तो अभी तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है, यानी कि पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। हमारे सहयोगी अमित कुमार ने एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से बातचीत की है और इन तमाम सवालों को लेकर जवाब भी तलब किया है। मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार जी, बात करते हैं इनसे। जितेंद्र जी, बिहार में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। असली अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे और साथ ही जो राशि है उसकी भी बरामदगी संभव है। वैसे थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी दलित के घर में आग लगाने की, मार पिटाई करने की, उस मामले में लगभग 60 लोग नामजद किए गए। अब तक पुलिस ने 8 से 10 लोगों को ही गिरफ्तार किया है। अनुसंधान अभी चल रहा है उसका, और जैसे ये अनुसंधान में आया भी था कि एक भूमि विवाद से संबंधित ये मामला था। इसके अलावा जो है इसमें किसी दूसरे तरह का एंगल उसमें नहीं था। पुलिस की टीम हमारी जो है लगी हुई है और बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनके वारंट और कुर्की जब्ती आदि के लिए कार्रवाई की जा रही है। वैसे के अलावा हम बात कर ले जाए तो बांका में जो ब्लास्ट हुआ उस मामले में पुलिस का अनुसंधान कहां तक पहुंचा है, क्या पाया है पुलिस ने? पुलिस ने बांका के अनुसंधान में जब घटना हुई तब हमारे एफएसएल की टीम भी वहां गई और उसके साथ साथ मुख्यालय की विस्फोट की घटनाओं से संबंधित जो विशेषज्ञ इकाई है उसने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसके आधार पर वहां से सूत्र एकत्र किए हैं और साथ ही उसकी घटना में संलिप्त कुछ व्यक्तियों की पहचान हो गई है और अभी उन पर जो है बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा जो है अभी कुछ कहना जो है उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी अनुसंधान के चरण में है, उसको थोड़ा और डेवलप हो जाने दिया जाए, उसके बाद इस पर जो है बात कर सकेंगे। इन बड़े आपराधिक मामलों के होने के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक इन मामलों में कामयाबी हासिल करती है, कब तक अपराधी जो है वो गिरफ्त में आते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। तो खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।